नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। ताल ठोक के आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि यूपी में परिवार की लड़ाई जरूरी है या फिर जनता की भलाई। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। इनमें देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी। लेकिन चुनाव के पहले जनता के जुड़े मुद्दे पूरी तरह से गायब हैं। पिछले 4-5 महीनों से उत्तर प्रदेश में कोई जनता से जुड़े असली बीएसपी यानी कि बिजली, सड़क, पानी की बात नहीं कर रहा है। राजनीतिक दलों के एजेंडे से शिक्षा, सेहत और रोजगार जैसे मुद्दे गायब हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि परिवार की लड़ाई यानी कि सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की फैमिली फाइट ने जनता के असली मुद्दों को बंधक बना लिया। आज इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या परिवारवाद सियासत के लिए हानिकारक है? जरा सोचिए कि राहुल के साथ गांधी ना जुड़ा होता, ज्योतिरादित्य के साथ सिंधिया नहीं जुड़ा होता, अखिलेश, तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ यादव नहीं लिखा होता, चिराग के साथ पासवान नहीं होता और भारतीय राजनीति के कई और नेताओं के साथ बादल, ठाकरे, पवार या गोगोई नहीं जुड़ा होता, तो क्या वो मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद या विधायक भी बन पाते? क्या उनकी पहचान किसी पार्टी के बड़े नेता के तौर पर बन पाती? हम ऐसा कहते हुए किसी युवा नेता की मौलिक प्रतिभा पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन ऐसा क्यों है कि गांधी परिवार से लेकर ठाकरे परिवार तक, मुलायम परिवार से लेकर लालू परिवार तक, हरियाणा के लाल से लेकर महाराष्ट्र के पवार तक, आप तमाम राजनीतिक परिवारों की ओर नजर दौड़ा लें, ज्यादातर में आपको मिलेगा कि रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे मुखिया नई पीढ़ी को तैयार करने के बदले अपने परिवार की पीढ़ी को तैयार करने पर जोर देते हैं। हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर परिवार तंत्र इतना हावी हो गया? जी न्यूज मानता है कि चुनाव में जा रहे राजनीतिक दलों के एजेंडे में विकास से जुड़े मुद्दे होने चाहिए और किसी भी कीमत पर कोई पिता, कोई पुत्र, कोई चाचा, भतीजा या भाई परिवार की दहलीज से निकलकर सियासत में सार्वजनिक बहस का विषय नहीं बनना चाहिए। इसलिए हम ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों हमेशा नेता का बेटा ही नेता बने? राजनीति में परिवारवाद, इसके नफे नुकसान और चुनाव के पहले जनता के असली मुद्दे, इन सब पर आज बात करेंगे ताल ठोक। अखिलेश यादव की जो नेतृत्व वाली पार्टी है वही समाजवादी पार्टी है। ये हमने मांग की है कि इसको माना जाए। अभी मुझे बैठक का पता नहीं, अगर बैठक में नेताजी बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का निशान जो है साइकिल, वो अभी सत्ता का प्रतीक हो गया है, सत्ता की लड़ाई का एक प्रतीक हो गया है। परिवार में सत्ता किसी भी हालत पे आए उसका एक प्रतीक है। जहाँ परिवार है वहाँ मतदाता तो है ही नहीं, जहाँ युवराज है वहाँ आम जनता तो है ही नहीं। 15 साल से आपने उत्तर प्रदेश को जिस तरह से लुटते हुए देखा है, ये परिवारवाद और युवराजवादी तो है। हर परिवार का हर मेंबर कुछ न कुछ है और राजनीति के अंदर है, तो ये देश के लोग पसंद नहीं करते। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, यूपी चुनाव में परिवार की लड़ाई जरूरी या जनता की भलाई? दूसरा सवाल, क्या परिवारवाद सियासत के लिए हानिकारक है? तीसरा सवाल, लोकतंत्र में परिवार तंत्र जरूरी क्यों हो गया है? चौथा सवाल, सियासत में किसी फैमिली का कॉपीराइट क्यों? और ताल ठोक के आज का 5वां सवाल, पीएम का बेटा पीएम और सीएम का बेटा सीएम, राजनीति में ऐसी परंपरा क्यों? तो आपको बता दें ताल ठोक के आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी हैं, गृहमंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार भी। मीम अफजल हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, पूर्व राजनयिक हैं और पत्रकार भी रहे। जूही सिंह हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, यूपी स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की चेयरपर्सन है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट भी है। चौधरी मुनव्वर हसन गौड़ हमारे साथ हैं, वो बीएसपी के नेता हैं, टीवी डिबेट्स में बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की पार्टी का पक्ष रखते हैं। और आलोक मेहता बहुत दिन के बाद हमारे साथ आज यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदी मैगजीन आउटलुक के एडिटर हैं और पिछले करीब 4 दशक से यानी कि 40 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। स्वागत है आलोक मेहता आपका भी यहाँ स्टूडियो में बाकी मेहमानों के साथ साथ। सबसे पहले तो मैं जूही सिंह आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता कि चाचा भतीजे की लड़ाई में या पिता पुत्र की लड़ाई में जनता की भलाई के मुद्दे कहीं पीछे रह गए और हफ्ते 10 दिन से केवल इसी पे झगड़ा चल रहा है कि पापा की पार्टी होगी कि बेटे की पार्टी होगी, पापा की सरकार होगी कि बेटे की सरकार होगी?
सरकार माननीय मुख्यमंत्री की है, वो चला रहे हैं और काम अच्छी तरह चल रहा है। सरकार के किसी भी काम में हमारी पार्टी में जो भी कठिनाई और मुद्दे उठे हैं वो सरकारी कामकाज में बाधा नहीं डाल रहे हैं, इतना मैं आपको जरूर एश्योर कर सकती हूँ। बाकी पार्टी में है मुद्दे, कठिनाई है, उसको मैं बहुत ईमानदारी से स्वीकार करूँगी। और जो आपका होता है कि सियासी पार्टियों में कहीं ना कहीं परिवारवाद को जगह मिलती है, तो हर प्रोफेशन में ये कठिनाई है और कोई भी पार्टी किसी दूसरे पर उंगली उठाए मैं इसको नहीं मानती हूँ। अपने अपने आप को नियंत्रित करना पड़ेगा। मैम आपके पास 1.5 मिनट है, आप चाहें तो अपने समय का पूरा इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरा एक सवाल और है, आपने कहा हर प्रोफेशन में ये दिक्कत है, मुझे नहीं पता आपने किस आधार पे कहा। मेरे पिताजी पत्रकार नहीं थे और कोई गारंटी नहीं कि मेरी बेटी पत्रकार बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन नेता का बेटा नेता होगा, ये इस देश में ऐसी परंपरा हो गई है कि आम आदमी तो सोच ही नहीं सकता नेतागिरी करने की, चुनाव लड़ने की। नहीं, ऐसा भी नहीं है। बहुत ही आपने एक ग्लोबल बात कह दी कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता। वैसे तो मेरे भी पिता नेता नहीं है और ना राजनीति से हम लोग का सरोकार है और ना तो मेरा बेटा नेता है। पत्रकारिता भी मैं कर चुकी हूँ और व्यवसाय भी कर चुकी हूँ। शायद एक थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है, हर प्रोफेशन में एडवांटेज मिल जाता है और एक मानसिकता बनी रहती है कि आप अपने पिता का प्रोफेशन जरूर फॉलो, कई लोग करना चाहते हैं, कई लोग नहीं भी करना चाहते हैं। तो इस पर एक बहुत बड़ा नजरिया जो है, जो हर जगह एप्लीकेबल है, वो भी सही नहीं है। लेकिन आपकी बात सही है, ये भी मैं नहीं कह रही हूँ कि गलत है। हर पार्टी में आसानी होती है नेताओं के पुत्रों को। मैडम समय हो गया, 1.5 मिनट का समय हम अपने सभी प्रतिभागियों को देते हैं पहले सवाल का जवाब देने के लिए। उसके बाद 1-1 मिनट का समय सब लोगों को देते हैं अपने अपने सवाल का जवाब देने के लिए, और उसके बाद फ्री राउंड देते हैं। जो लोग आज नए जुड़े हैं उनके लिए नियम बता देना एक बार फिर से, मैं जरूरी समझता हूँ। सुधांशु त्रिवेदी, क्या वाकई सब कुछ सही चल रहा है उत्तर प्रदेश में? क्या वाकई पिछले जितने दिनों से ये झगड़ा चल रहा है, जिस समय मुख्यमंत्री लगातार अपने दफ्तर में होने चाहिए, कामकाज देख रहे होने चाहिए, वो वहाँ पार्टी का झगड़ा सुलझाने में जुटे हुए हैं, और मैडम कह रही हैं कि सब कुछ सही तो चल रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी ना, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के काम के नाम पर वोट मांग रही थी और दिखाई पड़ रहा है कि काम के नाम पर कितना काम हुआ और कितना काम तमाम हुआ है। जो कुछ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रथम परिवार में घटित हो रहा है तो बहुत ही सहज और स्वाभाविक है। मुलायम सिंह जी जब पहली बार नेता बने थे तो समाजवादी नेता थे, फिर अपने को संकुचित किया एक वर्ग के नेता, फिर संकुचित किया एक जाति के नेता, फिर असली सत्ता की बात आई तो केवल परिवार, और परिवार में भी वह अब जाके परिवार में भी फूट पड़ गई, यह सत्ता बेटे के पास रहेगी या उनके भाई के पास रहेगी। और तीसरी बात, जो भी दल यह सोचते हैं कि परिवार के चंद लोगों के हाथ में सत्ता को सुनिश्चित रख के वह सत्ता की निरंतरता को सुनिश्चित कर सकते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि यह संभव नहीं है। सत्ता की निरंतरता केवल और केवल निष्ठा के द्वारा, केवल और केवल समर्पण के द्वारा हो सकती है, लंबे समय तक, जैसा भाजपा ने करके दिखाया। और एक बात और कहना चाहूंगा कि भारत के राजनीतिक इतिहास में सिर्फ 2 लोग ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्हें प्रधानमंत्री बनने से पूर्व जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में अंगीकार कर लिया। एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी, एक श्री नरेंद्र मोदी। दोनों भाजपा में नैसर्गिक नेता के रूप में निकले और विरासत के जितने भी लोग निकले पद पर सीधे पहुंचे, और बाद में उसमें से ज्यादातर लोग अपनी योग्यताएं क्षमताएं नहीं सिद्ध कर पाए। इसीलिए आज भारत की राजनीति में ईमानदारी से मैं कहूं तो भाजपा और कुछ हद तक वामपंथी दलों को छोड़कर लगभग सभी के सभी दल किसी परिवार या व्यक्ति के एक व्यक्तिगत वर्चस्व के राजनीतिक दल बनते चले जा रहे हैं, जो मैं लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं मानता। ठीक, लेकिन चौधरी साहब, मायावती के साथ तो ऐसा नहीं था, उनका कोई सरनेम नहीं था ऐसा, उनको सपोर्ट करने के लिए कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं था उस तरीके का। आज आने के बाद मायावती इस लड़ाई में खुद को कहां खड़े देखती हैं, एक, और दूसरी बड़ी चीज यह है कि मायावती पर भी बाद में आरोप लगने लगे कि वो अपने परिवार को बढ़ाने के लिए काम करने लगी। रोहित जी, ये राजनीति है, किसी पे कोई भी आरोप लगाया जा सकता है। आप भी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की लीडर बहन जी ज़मीनी स्तर की लीडर हैं। उन्होंने नीचे से लेके और अपनी जो पोजीशन बनाई है आज वो उनके अपने बल पर है। रही बात कई जो ना अभी आपने शुरू में जिक्र किया, कई घराने ऐसे हैं जिनके बच्चे आज राजनीति में बहुत ऊंचाई पर हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो उनके बच्चे ना होते तो किसी जगह चाय बेचने लायक भी उनकी हैसियत नहीं है। सिर्फ वो बड़े घरानों में बड़े लीडरों के यहाँ पैदा हो गए, इसलिए चाहे
सीएम बना दिया जाए उन्हें या कहीं मंत्री बना दिया जाए, लेकिन उनकी काबिलियत नहीं है, इसीलिए देश की जनता परेशान है। अगर आप जो है ना सही नेता चुनेंगे या देश की जनता नहीं सही नेता चुनेगी, तभी देश को जो है ना कुछ विकास मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अगर बहन जी सीएम बनती हैं दोबारा, जैसे पहले विकास करके दिखाया वैसे ही विकास होगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा वहाँ का। जो भी वहाँ परेशानियाँ हुई हैं इन सरकारों के बीच में, समाजवादी पार्टी की सरकार के बीच में, और या जो भी आज कार्य रुका हुआ है वो कार्य सुचारू रूप से आने वाली सरकार में ही होगा। और आपकी सपा जो है ना वो सेफाई जा रही है। आप लगातार इनसे पूछ रहे हो क्या हो रहा है, सपा ख़त्म हो चुकी है। उनकी साइकिल पंचर ही नहीं हो गई बल्कि टूट गई है, हैंडल कहीं है, पहियाँ कहीं है, और वो उसे सजेने में लगे हुए हैं। चुनाव आयुक्त में चले गए, अब इन्हें ये सिंबल भी वापस नहीं मिलने वाला है। कल शायद जो है ना आचार संहिता लागू हो जाएगी। ठीक है, इसलिए चुनाव आयोग उस पर क्या कहता है। लेकिन विषय आज का यह है कि क्या परिवार की लड़ाई में उत्तर प्रदेश का नुकसान हो रहा है, और क्या परिवार की राजनीति वाकई राजनीति के लिए हानिकारक है। मीम अफजल साहब, आपका कमेंट इस पे चाहता हूं। उत्तर प्रदेश को जो रूल कर रही है समाजवादी पार्टी, उसकी नेता का कहना है कि पिता का प्रोफेशन बेटा अपना सकता है, इसमें क्या बुराई है, अपना सकता है सर। लेकिन अगर ये भी एक प्रोफेशन है सर, तो फिर इसके लिए भी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मैंने कहा सहूलियत जरूर होती है, तो फिर उसकी भी कोई क्वालिफिकेशन होती सर। मैंने ये नहीं कहा, क्वालिफिकेशन ही नहीं है पॉलिटिक्स के लिए। रोहित जी, मेरी राय इसमें बिल्कुल सुपर क्वालिफाइड मीम अफजल उस ओहदे पे नहीं पहुंच पाते अलग है, जिस पे अनक्वालिफाइड कोई यादव पहुंच जाएगा। फिर देखिए, मैं जहाँ तक ये तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे अनक्वालिफाइड लोग भी बहुत सी जगहों पे पहुँचे हैं। और मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत कोई क्वालिफाइड आदमी नहीं हूँ, मैं भी ठीक ठाक हूँ। लेकिन आपकी दुआ से मुझे बहुत अहम जगहों पर बैठने का मौका मिला। पार्लियामेंट गया, देश को रिप्रेजेंट किया, 4 मुल्कों के अंदर मैं एम्बेसडर रहा, और मैं बहुत गरीब घराने से आया हूँ। मेरे वालिद तो कभी ज़िंदगी में पॉलिटिक्स तो बहुत दूर की बात है, वो पॉलिटिक्स के बारे में ये भी नहीं जानते कि पॉलिटिक्स क्या होती है। लेकिन मैंने एक प्रोफेशन को अपनाया। मैंने कोशिश की कि मेरा बेटा जो है वो भी मेरी तरह जर्नलिज्म में जाए या पॉलिटिक्स करे, और मुझे शायद उसमें उतनी कामयाबी नहीं मिली। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप किसी को भी, चाहे वो परिवार का हो चाहे परिवार से बाहर का हो, किसी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन परफॉर्म उसको खुद ही करना पड़ता है। कामयाबी उसको खुद ही अपने टैलेंट से मिलती है। और ये चाहे फिल्म लाइन में आप चले जाइए, चाहे पॉलिटिक्स में। आपने कुछ मिसालें दी, मिसाल के तौर पर आपने मुलायम सिंह जी की फैमिली का नाम लिया। यकीनन इस पर कुछ एतराज़ात हो सकते हैं, लेकिन अगर कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो कुछ परफॉर्म करते हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ये कहना कि चूँकि वो किसी ख़ानदान से आए हैं, इसका थोड़ा सा एडवांटेज, जो जूही जी ने कहा मैं भी इससे एग्री करता हूँ, कुछ एडवांटेज मिलता है, बट लॉन्ग रन में सर्वाइवल उन्हीं लोगों का होता है जिनके अपने अंदर टैलेंट होता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो फिल्म लाइन हो, चाहे वो जर्नलिज्म हो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ खासतौर पर जर्नलिज्म के हवाले से। मुझे लगता था कि कमज़ोर तबके के लोग जर्नलिज्म में नहीं आ पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते? सर, आवाज़ कट गई आपकी, क्योंकि समय समाप्त हो गया आपका। मैं अगले सवाल में आपके पास आऊँगा, तब आप इस बात को पूरा कर पाएंगे। आलोक जी, मेरा एक सवाल है। मीम अफजल साहब पत्रकार होते तब भी यही कहते जो आज कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हुए कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यादव परिवार का जिक्र किया है, गांधी परिवार का जिक्र नहीं किया है। नहीं रोहित जी, मैं 2 बात कहूँगा। एक तो मैं, चूँकि सुधांशु जी तो बहुत ज़्यादा विद्वान भी हैं, कि उनको याद दिलाऊंगा लाल बहादुर शास्त्री का नाम न भूलें। वो भी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। नरसिंह राव जी, जिनकी मैं बहुत आलोचना भी करता रहा हूँ, उनके खिलाफ किताब भी मैंने लिखी, लेकिन फिर भी नरसिंह राव भी प्रधानमंत्री बने, और वो भी बहुत एक झोला लेकर के दिल्ली में जिस समय आए थे, कटेची लेकर आए थे, पहले जब प्रधानमंत्री बनने से पहले, या जिस राजनीति में आए। सो ये मत माने कि भारतीय लोकतंत्र में नहीं है। और दूसरी बात ये भी याद रखिए, जैसे आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया, बिल्कुल ठीक है, उनको तो अचानक पिता के निधन के बाद मौका मिला, लेकिन वसुंधरा राजे जी किसकी पार्टी की है? आप उनका नाम क्यों भूल रहे हैं? यशोधरा राजे किस पार्टी की हैं जो उनका नाम भूल रहे हैं? कई नाम गिनाना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हमारे मित्र भी हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो राज्यसभा में आ गए, दूसरी जगह आ गए, और वो सीधे कहीं चुनाव नहीं लड़े। मेरा मानना है लोकतंत्र में, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो या राज परिवार के हों, चुनाव लड़ करके आएँ, उसके बाद राजनीति करें, और परिवार के सारे खानदान के लोग एक ही काम में चले जाएं। ये तो मतलब जैसे कहते हैं कि कई गए बड़े बड़े संपन्न परिवारों के बच्चे भी अलग अलग काम में गए हैं, लेकिन भारत में दुर्भाग्य है कि कुछ परिवारों, जैसे लालू जी का आपने नाम किया, अब सारे उनके जितने परिवार सदस्य हैं, या मुलायम सिंह जी ने भी, यदि अखिलेश ने अच्छा काम किया है तो उनके बल पर रहते,
लेकिन भाई अलग हस्तक्षेप करे, दूसरे बच्चा अलग करे, चौथा बच्चा अलग करे, भाई के बच्चे अलग करे, ये जो परंपरा बन रही है ये सारी पार्टियों में है। इससे भारतीय जनता पार्टी अपवाद नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बने वो अलग बात है, लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री यदि बने हैं, मंत्री राज्यों में बने हैं, मैं मध्य प्रदेश को जानता हूं, पटवा जी रहे, सकलेचा जी रहे, सर आवाज बंद हो गई होगी आपकी। मैं वापस आऊंगा अगले सवाल में आपके पास, तब आप इस बात का और जिक्र कर सकते हैं। तो सवाल वापस वहीं आ जाता ना घूम के, जूही जी, हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम तो सभी की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई खोल दीजिए ना, क्यों दरवाजे बंद करके रखे हैं गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए, जो असल में आप स्पोर्ट्स फेडरेशन से कहते हैं पॉलिटिशियन हटा दो, स्पोर्ट्स पर्सन को आने दो। आम आदमी की पॉलिटिक्स में आप कहते हैं नहीं, परिवार के पॉलिटिशियन को रहने दो। आम आदमी कहां से आएगा? ना उसके पास पैसा होगा, ना उसके पास धनबल है, ना उसके पास जनबल है जिसको वो जुटा के जो है चुनाव लड़ सके। उसके लिए कहीं तो रास्ता बनेगा। रोहित जी, रास्ता बनाना चाहिए। आपने मुद्दा भी सही उठाया और सब पार्टियां, हम सब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने की जगह, जो मैं शुरू से कह रही हूं कि हम सब पार्टियों में ऐसे उदाहरण हैं। इसको सुधांशु जी अपवाद मान सकते हैं और कह सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से मानती हूं और जरूर रास्ता खोलना चाहिए, क्योंकि भारत में जरूरी नहीं है कि आपके पास धन हो तभी आप इलेक्ट हो जाएं। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो मैंने देखा है कि जनता आपको सपोर्ट भी करती है। चुनाव लड़ के आना चाहिए। ये भी बात सही है कि एक जो ये अपर हाउसेस वाला सिस्टम हम लोगों ने बना दिया है, उस पर भी जरूर एक डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि वहां पर अक्सर लोग अकोमोडेट कर लिए जाते हैं जिनमें ना काबिलियत होती है, ना वो जनता द्वारा चुनाव उनका किया जाता है या अकोमोडेट किए जाते हैं। तो मुद्दा सही है और शायद हर पार्टी को इस पर भी एक पार्टी कंसेंसस बनना चाहिए, या हर पार्टी को अपने खुद एक नियम निर्धारित करने चाहिए कि परिवार के बेसिस पर जो एक इनिशियल एडवांटेज मिलता है, वो भी अफजल साहब ने जो कहा वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। क्योंकि ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, क्वालिफिकेशन भी तो होनी चाहिए ना, कुछ लाइसेंस बनवाने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, पासपोर्ट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, हर चीज में क्वालिफिकेशन है सिवाय पॉलिटिशियन होने के लिए आपको। बिल्कुल आपने सही कहा है। यहां क्वालिफिकेशन का अर्थ यह होना चाहिए कि पार्टी में आपने कितने लंबे समय तक काम किया, कितना समर्पित होकर काम किया, ताकि जैसे अन्य कार्यकर्ता उठा वैसे आप उठिए तो कोई समस्या की बात नहीं है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं, भाई राजनाथ सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके बेटे को 2007 में टिकट दिया गया, उन्होंने कहा ना भाई 10 साल कम से कम काम करो, उसके बाद टिकट का क्लेम करो तो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज ऐसा नहीं कि आप सीधे आए और करके ले जाएं। तो मेरा मानना है कि किसी के लिए रोक नहीं हो सकती कि साहब आप चूंकि उनके किसी के बेटे या बेटी हैं तो आप राजनीति में आ ही नहीं सकते। मगर इसके साथ साथ जैसे अन्य कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं, भिन्न भिन्न दायित्वों पे आइए, भिन्न भिन्न स्तरों पे काम करिए, अपनी क्षमता को प्रूव करिए, फिर जैसे बाकी लोग क्लेम करते हैं निश्चित समय के बाद वैसे करिए। और पूरी की पूरी पार्टी का नेतृत्व, विचारधारा आधारित बड़ी बड़ी पार्टियां, समाजवाद कितना बड़ा विचार था, गांधीवाद के विचार से प्रेरित कांग्रेस पार्टी थी, और उठाकर पूरा का पूरा नेतृत्व ही आप किसी को केवल विरासत के आधार पर दे दें तो ये उस विचारधारा और विचारधारा के प्रति समर्पित सभी लोगों के प्रति अन्याय होता है। बोले मीम अफजल साहब। देखिए, आपने तो पहले सवाल में कहा, आपका एतराज सही था कि मैंने गांधी फैमिली के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नेहरू जी के जो वालिद थे उन्होंने नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लिया, कांग्रेस ने लिया, नेहरू जी उसका नेतृत्व करते थे। उसके बाद इंदिरा जी आई, उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी भी आए थे, उसके बाद राजीव गांधी आए, और फिर बीच में काफ़ी अरसे तक कोई प्रधानमंत्री इस फैमिली से नहीं आया। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि ये आपका एतराज़ हो सकता है कि भाई ख़ानदान से लोग क्यों आ रहे हैं, लेकिन प्रूफ जब किया तभी लोगों ने उनको रिकग्नाइज़ किया। और जाहिर है कि जब जमहूरियत के अंदर कोई आता है तो इलेक्शन की जो राजनीति है उसके अंदर वोट की जो राजनीति है, अगर लोग चुनते हैं तो फिर उस पर एतराज़ ठीक नहीं होता है। जहाँ तक एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर हूँ और मैं महसूस करता हूँ कि ये सिर्फ उनके चाहने से नहीं हो रहा कि वो पार्टी के सरबराह हैं या पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टी खुद क्या चाहती है। सर यही तो बात है ना, यही तो बात है कि पार्टी खुद क्या चाहती है। पार्टी परिवार से बाहर ही नहीं निकल पाती। उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी पार्टी हो, पंजाब में चाहे बादल परिवार हो, दक्षिण भारत के राजनीतिक परिवार हो, या खुद आपकी अपनी पार्टी हो, सर पार्टी की सोच को ही बुना ऐसे जाता है कि वो परिवार से बाहर निकल ना पाए, और उसके बाद ये कहा जाता है कि पार्टी चाहती है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मैं झूठ कह रहा हूं क्या चौधरी साहब?
नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैं मीम अफजल साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरे सरपरस्त हैं वो। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछ लीजिए, वो सुन रहे हैं आपकी बात। बड़ी माफ़ी के साथ पूछ लीजिए। क्या राहुल गांधी जी जिस पद पर है, क्या उसके योग्य हैं वो? और पूरी कांग्रेस को राहुल गांधी जी ने अपनी नासमझी की वजह से डुबो दिया, और आज भी लोग लैंड डोरी लगा के उनके पीछे घूम रहे हैं। चुन के तो वो सांसद आए, बहुत सारे सांसद आते हैं। खुद ही कह रहे हैं आपकी पार्टी में जो ना इतने सांसद घूम रहे आते हैं, इसका मतलब आपके पार्टी के लोग उनके पीछे हैं। उनके प्रेसिडेंट आपको पहचानते तक नहीं सर, आपके प्रेसिडेंट उन सांसदों को नाम से नहीं पहचानते कि ये कौन कौन है और कहां से आए हैं। तो इसलिए माफ करना, ये जो राजनीति में गड़बड़ चल रही है, ये जरूरी है कि जो निचले स्तर के लोग हैं, मेहनत करके जो लोग आगे आते हैं, आपकी तरह मेरी तरह उन्हें। बोलिए मीम अफजल साहब, बोल लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ आलोक जी के पास, वो बेहतर कमेंट करेंगे आप इस सिनेरियो पर। बोलिए मीम अफजल साहब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपको गलतफहमी गौड़ साहब को कैसे हो गई, क्यों पहचानते नहीं? अच्छा, आप कह रहे पहचानते हैं, उनकी इत्तला गलत है। मैं जानता हूं सर, जो ना सोनिया जी बहुत सारे सांसदों के नाम नहीं जानती, जो आपकी पार्टी के सांसद हैं सर, नहीं जानती बहुत सारे सांसदों के नाम। आप खड़े कर दो। हो सकता है कि बहन जी भी ना जानती हो कुछ सांसदों के नाम। नहीं, बहन जी सारे कार्यकर्ताओं के नाम जानती हैं। बहन जी की क्षमता लेटर नहीं लिख के देती किसी को, किसी का पद उन्हें ऐसे ही याद रहता है मैंने क्या बनाया है इन्हें। नहीं, बहन जी की क्षमता कम कैसे हो जाएगी? बहन जी की क्षमता तो बहुत बड़ी है, आने वाला समय बताएगा। पूरे देश में है, किसी एक स्टेट में नहीं है। एक चीज, विलक्षण प्रतिभा। हमारी पार्टी भी पूरे देश में सर तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है हमारी पार्टी। एक चीज सर, आपकी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी कितने सांसद है लोकसभा में? आप जब तक गिनिए, मैं वापस आता हूं आपके पास। उसके पहले आलोक जी, मैं ब्रेक पर जाऊं उसके पहले फटाफट आपसे एक कमेंट चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी कहती है तब तो नेता बनता आदमी, अपनी मर्जी से थोड़ी ना थोप देता अपने आप को। मेरा कहना ही है कि पार्टियों की सोच इस तरीके से विकसित की जाती है, कोई परिवार के बाहर सोच ही ना पाए। जैसे घोड़े के दोनों तरफ लगा दिया जाता है कि वो इधर ही सोचे, ना इधर देखे ना उधर देखे। इन पार्टियों की इससे स्थिति बेहतर है कि जो परिवार से चल रही है। देखिए रोहित जी, इसके दो वजह है। आपने बिल्कुल बहुत सही बात उठाई है। मूल मुद्दा एक तो ये है कि विश्वसनीयता आपस में, एक तो सब नेता लड़ते हैं, जो सेकंड लाइन के हैं वो एक साथ नहीं होते, इसलिए उन्हें किसी न किसी परिवार के आदमी को। और दूसरा, जिस पर आपने कई बार बहस की, आगे भी करेंगे, मोदी जी भी यही चाहते हैं या राहुल गांधी भी शायद चाहेंगे, कि धन की जो ताकत है, जिस अध्यक्ष के पास, मैं नाम इसीलिए ले रहा हूँ, सारी पार्टियों के अध्यक्ष, और अभी भी जो समाजवादी में भी झगड़ा है, वो इसी बात पर है कि खर्चा कौन देगा। एक चुनाव में 50 लाख 5 करोड़ जो भी खर्च यदि होता है एक क्षेत्र के लिए, लोकसभा में और विधानसभा में भी, शायद हमारे जो नेता ज़्यादा जानते होंगे, सुधांशु जी भी ज़्यादा जानते होंगे, उनका खर्च कौन उठा सकता है। आज यदि उनके खर्च का इंतजाम करने वाला अध्यक्ष न हो, पार्टी का अध्यक्ष भी वो नहीं बन सकता। कोई माफ़ करें, दूसरी पार्टी में भी वो वही बन पाते हैं। वो कुशाभाऊ ठाकरे वाला ज़माना चला गया, शंकर दयाल शर्मा वाला ज़माना चला गया है। आज पार्टियाँ, चाहे वो परिवार की हो या दूसरी पार्टी हो, उनमें खर्च का इंतजाम उम्मीदवारों के नाम पर, इसलिए उस अध्यक्ष के चरणों में लोग गिर जाते हैं, टिकट वो देते हैं। यदि टिकट जो नहीं लेना है, राज्यसभा में चले जाते हैं 10 करोड़ 50 करोड़ दे करके, वो चाहे कहीं से भी उनको लाना हो। और इसलिए ये सही है कि दुर्भाग्य है कि परिवार के नाम पर और धन के नाम पर उन लोगों के हाथ में नेतृत्व रहता है, जिसकी वजह से, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो नहीं पहचानते। ये बिल्कुल अनुचित है और लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हिलेरी क्लिंटन भी चुनाव में उम्मीदवार बन गए, क्लिंटन के सहारे उन्होंने क्या कर लिया। तो दुनिया के मुल्कों में हम ब्रिटिश परंपरा से हमने भी राज परिवार को प्रणाम करना सीखा है। उसको कोई धक्का नहीं देता। वसुंधरा राजे के खिलाफ इतना विद्रोह था, लेकिन उसको आज तक कोई हटा नहीं सका, न कभी हटा सकेगा शायद। चलिए, तो हम इस पे वापस आते हैं। तो क्या भारत ने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को कि राजनीति परिवारों से ही चलेगी? आम आदमी राजनीति नहीं कर सकता, और करता है तो उसकी स्थिति वही होती है, जूते फेंके जाते हैं उस पर। राजनीति के लिए परिवारवाद हानिकारक है, या फिर राजनीति को अब परिवारवाद ही जिंदा रख सकता है, जैसी चर्चा पिछले आधे घंटे में इस पैनल में हो रही थी। तो मीम अफजल साहब, इस बात को फिर एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग कि राजनीति अब आने वाले समय में आपके मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए है जिनके बाप दादा परिवार से, चाचा ताऊ कोई राजनेता रहे हो, उन्होंने पैसा बनाया हो, वो फंडिंग कर सकते हो, वो चुनाव लड़ा सकते हो, पार्टियों में उनकी पैठ हो, वो गाड़ियां लगा सकते हो, बैनर पोस्टर लगवा सकते हो, तो वो चुनाव जितवाएंगे और वही राजनीति कर पाएगा।
देखिए, ऐसा मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और ना ही मैं ये मानता हूँ कि कोई एक सिस्टम चलेगा। मेरा ख्याल है मिक्स सोसाइटी है हमारी और मिक्स हमारे यहाँ सिस्टम है। कहीं पर परिवार के लोग आगे बढ़े हैं, कहीं पर बहुत पीछे भी रह गए। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। वो बड़े नेता नहीं है, जाहिर है कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो उसकी अलग बात है। अभी आलोक जी ने कई मिसालें दी आपको। आई.के. गुजराल एक सियासी ख़ानदान से थे, लेकिन उसके बावजूद उनके घर में कोई बड़ा लीडर नहीं था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बने। वी.पी. सिंह साहब बने, देवे गौड़ा जी बने। उसके अलावा भी जो लोग आए हैं वो सारे के सारे परिवारवाद से नहीं आए हैं। लेकिन ये बात मैं आपकी मानता हूँ कि परिवार से कुछ एडवांटेज मिलता है, लेकिन वो देर पा नहीं हो सकता अगर आदमी में खुद टैलेंट ना हो। मेरा सिर्फ ये मानना है कि अगर कोई परिवार की वजह से आता है तो कोई, वैसे मैं आपको एक इंसानी साइकोलॉजी भी है, किसी भी प्रोफेशन का कोई भी शख्स अगर अपने प्रोफेशन में कामयाब है तो उसकी ख्वाहिश होती है, दिली ख्वाहिश होती है कि शायद उसका बेटा उससे आगे चला जाए अगर इसी फील्ड में आए, चूँकि उसको एक्सपीरियंस पहले से मिलेगा। एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जहाँ वो सब कुछ देखता रहा है। मैं बिल्कुल आपसे 100% सहमत कर रहे हैं, उससे आगे बढ़ जाएगा। साइकोलॉजी से मैं 100% सहमत हूँ। डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाएगा सर, लेकिन डॉक्टर अपने बेटे को सीधे एचओडी नहीं लगा देगा ना। यहाँ तो एचओडी लगा दे रहे सीधे सीधे उठा के। और आप एक क्या 10 उदाहरण आप खुद गिन सकते हैं। अब वो अपनी पार्टी से लेके आप कहीं भी चले जाइए सर, आपके समर्थन से जितने लोग सरकारें चला रहे हैं, अलग अलग राज्यों में आपके समर्थन से जितने लोग सरकारें चला रहे हैं सर, उनमें ही ऐसे कितने बैठे जिन्होंने अपने बेटे लैंड ही कराए हैं सीधे एचओडी बना के। डॉक्टर तो बना लेते पहले, यही तो हम कह रहे हैं। देखिए, अगर पॉलिटिकल सिस्टम में भी अगर एक डिग्री का पहलू आ जाए तो वहां भी वही हो जाएगा। जाहिर है डॉक्टर का लड़का आप जबरदस्ती किसी को डॉक्टर नहीं बना सकता, उसमें क्वालिफिकेशन होगी, उसके अंदर काबिलियत होगी तो बनाएगा। यहां सिर्फ इतना फर्क है कि आप पहले इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वहां सिर्फ यह है कि आप इंट्रोड्यूस करने में भी आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत है, तो देश इस पर डिस्कशन कर ले। मैं आपसे डिसएग्री नहीं करता हूं कि सियासत में कोई क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से मेरी जाती राय है कि क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सर आप मतलब आप साफ गोई से बात करते हैं, क्वालिफिकेशन तो जरूर होना चाहिए। कांग्रेस का कोई और नेता होता मैं शायद उससे सवाल नहीं पूछता, क्योंकि उसके बाद माहौल बिगड़ जाता। पर आप साफ गोई से बात करते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। चुनाव जीतने पे सारा क्रेडिट गांधी परिवार को जाता है आपकी पार्टी में, लेकिन हारने पे लाइन लग जाती है क्रेडिट लेने के लिए कि साहब राहुल जी की कोई गलती नहीं है इसमें, हमारी गलती से आ रहे हैं, हम लोग थे, हम कर नहीं पाए ढंग से। मानते हैं कि नहीं इस बात को? चलिए मीम अफजल साहब, चलिए शायद आवाज जानी बंद हो गई उनको। बहरहाल वापस आएंगे, दोबारा कनेक्ट होंगे तो मैं यही सवाल उनसे फिर पूछूंगा। सुधांशु त्रिवेदी बोलिए। देखिए, यहां पे मैं एक उदाहरण देके कहना चाहूंगा। अभी मीम अफजल साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भाई आकर तो आपको प्रूव करना पड़ता है। अब देखिए, खालिस विरासत से अगर किसी को सत्ता मिलती, आज उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, अखिलेश जी इस समय देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री है, मगर क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में आप सब देख रहे हैं। अखिलेश जी से पहले कौन थे? उमर अब्दुल्ला जी थे जम्मू कश्मीर में, वहां क्या हुआ आपने देखा। देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन था? श्री राजीव गांधी, जिनको 414 की मेजॉरिटी मिली, हाईएस्ट एवर इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस को ले जाके ऐसा पटका कि आज 30 साल तक कांग्रेस दोबारा कभी स्पष्ट बहुमत के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। कि क्यों होता है? जब केवल और केवल खालिस विरासत से आपको सत्ता मिलती है तो आप अपने संगठन, देश, सभी के साथ अन्याय कर देते हैं। और ऐसा इसलिए होता है मान्यवर कि विचारधारा और संगठन, ये दो जब तक किसी दल में नहीं होंगे तो आखिर में उसका हेतु सिर्फ और सिर्फ सत्ता बन जाएगा। ये इनके प्रकारेण सत्ता लो। और विचारधारा आधारित, जैसे मैंने कहा कि भाई एक भाजपा है, कुछ हद तक वामपंथी माने जाते हैं, इसलिए इन दलों में फिर भी थोड़ी व्यवस्था बनी हुई है। बाकियों में तो एकदम एक परिवार की जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी स्थिति बन जाती है। इस कारण से यह समस्या यहां पर आ जाती है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, छोटी-छोटी प्राइवेट लिमिटेड पड़ी, समाजवादी पार्टी ने तो ऐसा काम किया कि 2 जनरेशन में आप देखिए इतने पद अपने परिवार के लोगों को बांट दिए कि अगर यह हालत रहे तो 10 जनरेशन के बाद तो शायद कोई सांसद या विधायक भी परिवार के बाहर नहीं बन पाएगा। छोटी प्राइवेट लिमिटेड तो आपके यहाँ भी है सर, आपने मिला के बड़ा कॉर्पोरेशन बना लिया है। फर्क कितना है सर? पंकजा मुंडे, पंकज सिंह, किसी नेता के बेटे या बेटी को आप
टिकट नहीं देंगे अलग है, और एक पूरी विचारधारा और संगठन की विरासत केवल इस आधार पे कि वो अमुक परिवार में पैदा हुआ उसको दे देंगे। और अभी देखिए आलोक मेहता जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, हमने कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश व्यवस्था से अपने को सीख लिया, मूल भारतीय परंपरा में ऐसा नहीं था। बताइए, भगवान राम के पुत्र थे लव और कुश, आपने कभी उनका मंदिर देखा है? मंदिर देखा तो भगवान राम के शिष्य हनुमान का देखा है। हमारे यहाँ द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन की ज्यादा महत्ता है बजाय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। भारतीय परंपरा में हमेशा यह कहा गया गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र परंपरा नहीं। मगर यहां समस्या क्या आ गई कि लोग पुत्र मोह में पढ़ते हैं, और जब पुत्र मोह में पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ उदाहरण है कि महाभारत में जो हुआ था, युधिष्ठिर के पुत्र मोह में पढ़ने थे, और यहां आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं क्या जूही सिंह जी, संयोग से लोग उससे शिक्षा नहीं लेते, अपने लिए भी अहित करते हैं और देश समाज के लिए। जूही सिंह जी, मुलायम सिंह तो पिता भी थे और गुरु भी थे अखिलेश के, और दोनों ही से पच्युत हो रहे हैं आज की तारीख में। और ये कौन से समाजवाद को बचाने के लिए लड़ रहे हैं अखिलेश यादव? शिवपाल जी के भी गुरु थे। यहाँ तो कुर्सी को बचाने की लड़ाई है ना। फिर ऐसा है कि अखिलेश यादव को हम कुर्सी पे बचाने की लड़ाई नहीं है। अखिलेश यादव 2 बार सांसद रह चुके थे और पार्टी ने उनको चुना है अपना नया अध्यक्ष बनाने के लिए। MP MLA अधिवेशन बुलाया गया कार्यकर्ता। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि 10 साल पंकज सिंह रह चुके थे क्या समय उसमें भाजपा में, जब उनको महामंत्री बना दिया गया। पंकजा मुंडे 10 साल काम कर चुकी थी, पूनम महाजन भी कार्यकर्ता थी। तो स्वीकारिए, पहले अपने सच को तो स्वीकारिए सुधांशु जी, तब तो कोई सुधार आएंगे। मैं केवल रोहित जी यही कहना चाहती हूँ। हम लोग तो बहुत ईमानदारी से बात कह रहे हैं कि अच्छा है, ऐसी कुछ स्वीकारता आए तो सबको मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको मानेंगे ही नहीं, जैसे हमारे बड़े भाई सुधांशु जी कह रहे हैं कि भाजपा में बिल्कुल सबने कहा ना 7 साल काम करो तब हम टिकट देंगे, तब तो ये व्यवस्था कभी सुधरने वाली नहीं। मैं सुधांशु से पूछूं उसके पहले मीम अफजल साहब वापस लौट आए हैं, उनसे आवाज कट गई थी। अफजल साहब, आप जो बात कह रहे थे, मैंने उस पर एक सवाल पूछा था आपसे, आपको आवाज जानी बंद हो गई थी। मेरा सवाल था सर कि अगर सब कुछ इतना लोकतांत्रिक है तो कांग्रेस पार्टी में जीत का श्रेय केवल एक आदमी और एक परिवार को क्यों, और हार के लिए हर आदमी लाइन लगा के खड़ा होने को तैयार होता है कि राहुल जी का नाम मत लीजिए, हमारी वजह से आ रहे हैं, हमारी गलती थी, हम चूक गए, हम नहीं कर पाए, हम इसका विश्लेषण करेंगे, राहुल गांधी का नाम मत लीजिए। होता है कि नहीं ऐसा? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको 2014 का चुनाव याद दिलाऊं। उस वक्त सबसे पहले राहुल जी ने आकर के कहा कि इस हार के लिए सारी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। सोनिया जी ने भी कहा। तो ऐसा नहीं है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अब ये कार्यकर्ताओं का बड़ापन है कि कभी कोई हमें हार होती है तो वो कहते हैं नहीं इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और हमारे नेता कहते हैं नहीं हमारे ऊपर जिम्मेदारी है इसकी। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप इतना बड़ा इशू बना रहे हैं। मेरे ख्याल में सब पार्टियों के अंदर यही होता है, अपने जो नेता होता है उसकी इज्जत को सबसे ज्यादा आगे रखने की कोशिश की जाती है। आज मोदी जी की कोई कितनी इज्जत रखते हैं लोग। वो कह रहे हैं साहब डिमोनेटाइजेशन का बड़ा जबरदस्त जो है फायदा हो गया। सारे कार्यकर्ता, पूरा देश कुछ और कह रहा है, उनके कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। तो ये भी तो एक तरह से उनकी तारीफ और तौसीफ जिम्मेदारी बता रहे हैं कि नहीं साहब बड़ा कामयाब है, जबकि कामयाब नहीं है। लोग जानते हैं, जमीन पर जाकर देखिए कितनी कामयाबी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आपने बात कही है। दूसरी एक बात मैं कहूंगा, अभी आइडियोलॉजी की बात हो रही थी, आपने कहा समाजवाद, क्या इसी से समाजवाद की लड़ाई? ये हकीकत है कि भारत की जो सियासी जमातें हैं बाय एंड लार्ज, उसके अंदर जो एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट होता था उसकी कमी होती जा रही है, और ये बहुत देश के लिए नुकसानदेह है। अब परिवार की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। क्या उनका संघ परिवार नहीं है? क्या वो अपने संघ परिवार के लोगों को आगे नहीं बढ़ाते हैं? क्या मोदी जी संघ परिवार से नहीं आए हैं? तो अगर जिनको आगे बढ़ाया जाता है और उनमें टैलेंट होता है तो मोदी जी की तरह आगे आ जाते हैं। तो संघ परिवार इस गांधी परिवार मतलब जैसे आपका गांधी परिवार उनका संघ परिवार नहीं है। मैं उनके साथ पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूं। नहीं तो क्या इसको ऐसे समझे कि जैसे आपका गांधी परिवार है उनका संघ परिवार? जी बिल्कुल है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल है, संघ परिवार है, थोड़ा आपने उसको थोड़ा एनलार्ज कर लीजिए। और यहाँ कांग्रेस परिवार है जिसका नेतृत्व गांधी परिवार करता है। नहीं, आप भागवत परिवार कहें तो समझ में आता है, इसी तरह गांधी परिवार वर्सेस भागवत परिवार तो समझ में आता है सर, लेकिन गांधी परिवार वर्सेस संघ परिवार कह रहे हैं तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। नहीं, गांधी परिवार नहीं, कांग्रेस परिवार कह रहा हूं मैं। उसका नेतृत्व कौन करता है? आप वो गांधी फैमिली अगर कर रही है, गांधी नेहरू गांधी फैमिली में अगर कुछ लोग उसका नेतृत्व करते हैं तो पार्टी चाहती है ना ऐसा। देखिए क्या है ना सर,
और कुछ और रीजन भी हो सकते हैं। आपने खुद कहा कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है जवाहरलाल नेहरू के पिता से आपने शुरू किया और यहाँ तक लेके आए आप राहुल गांधी तक। मैं आलोक जी, समय हालांकि समाप्त हो गया, फिर भी लास्ट कमेंट आपसे लेके खत्म करना चाहता हूँ कि भाई कांग्रेस पार्टी के खुद के कितने टुकड़े हो चुके हैं आज तक, तो फिर असली कांग्रेस पार्टी वही क्यों है जिसपे गांधी परिवार है? असली कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी की कांग्रेस क्यों नहीं है? या असली कांग्रेस पार्टी शरद पवार की कांग्रेस क्यों नहीं है? इस कांग्रेस ने बजाय दूसरी कांग्रेस के ज्यादा खून बहा दिया क्या देश के लिए? देखिए, मैं वही अभी भी जो बात जल्द आप कह रहे थे, मैं अभी भी ये बात कहूँगा कि निश्चित रूप से जो लोग पार्टी में और लोग भी तो काम कर रहे होंगे। पार्टी एक परिवार की वजह से नहीं चलती है, चाहे वो नेहरू जी रहे हो, चाहे इंदिरा गांधी रही हो या गांधी जी भी रहे, तो उनके साथ कितने लोग थे। और मैं थोड़ा सा संशोधन इसलिए भी करूँगा परिवार के नाम ले, अभी जो सुधांशु जी ने कहा राजीव गांधी को भारी बहुमत मिला, उसके बाद बोफोर्स घोटाले में जरूर पतन हुआ, लेकिन 91 में तो नरसिंह राव प्रधानमंत्री बन गए। इसलिए ऐसा नहीं हुआ कि उससे बेड़ा गर्क मनमोहन सिंह जी ने किया, ये मान लीजिए। गांधी परिवार का न होने से, अब ये सही है कि उस समय शायद कोई बन भी नहीं सकता था, राहुल गांधी उतने मेच्योर भी नहीं हुए थे और सोनिया गांधी तैयार नहीं थी, उनको एक्सेप्ट भी नहीं किया जा रहा था ऐसी स्थिति में। लेकिन उनसे ज़्यादा बड़ा गर्क तो मनमोहन सिंह ने कर दिया, नरसिंह राव ने बाबरी मस्जिद गिरवा करके कर दिया। तो इसलिए ये सब बातें मत कहिए कि नहीं है परिवार। सवाल यह है कि पार्टी तभी चलेगी रोहित जी जब और लोग आपके साथ हों, समर्थन हो। और चूंकि संघ परिवार का नाम आया है, शायद लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है, मोहन भागवत जी के पिताजी भी संघ के बहुत बड़े अच्छे प्रचारक थे। उन्हीं के ही शिष्य मोहन भागवत जी थे जो संघ के प्रमुख है, और नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत की ट्रेनिंग उन्होंने ही दी थी। जैसे यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव को भी पढ़ाया और छोटे भाई शिवपाल को भी पढ़ाया। तो इसलिए उस शिक्षा के बाद कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। अच्छी शिक्षा और जनता के बीच में एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, और ये दादागिरी नहीं होनी चाहिए कि खानदान के सारे लोग राजनीति में आ जाएंगे और वही सत्ता में रहेंगे। तो फिर हमें अपनी किताबों में बदल देना चाहिए कि हम दुनिया का सबसे बड़ा सबसे मजबूत लोकतंत्र है। हमको कहना चाहिए कि हम एक राजतांत्रिक सामंतवादी व्यवस्था का हिस्सा है, आज भी जहाँ पे हम उस सामंतवाद में भी वोट डालते हैं। इसका हमें अधिकार मिला हुआ है, इसके लिए हमें खुश होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज ताल ठोकी का हिस्सा बनने के लिए। गौड़ साहब, आपसे कमेंट नहीं ले पाया, माफी चाहता हूं, समय समाप्त।